हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछला वीडियो में बता चुके थे कि 5 मार्च को एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। तो तय शेड्यूल के अनुसार एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया है। आज कल से सभी बच्चे अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर ले सकते हैं स्कूल से। और परीक्षा की तैयारी तो लगभग हो चुकी होगी। अपनी तैयारी का आकलन करने के लिए ये सेट हम लाए हैं। इसमें कुल 40 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मैथ का एग्ज़ाम 11 मार्च को सेकेंड सीटिंग में है। फर्स्ट सीटिंग में हिंदी है और सेकेंड सीटिंग में मैथ और साइंस का एग्ज़ाम है। तो अपनी तैयारी को चेक करना है कि कितना मेरा तैयारी है, 40 में से कितना नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाएं और जैसे ही वीडियो चलने शुरू होगा, क्वेश्चन जब आएगा वीडियो को पॉज करके खुद से पहले सॉल्व कर लेना है। उसके बाद मेरा सॉल्यूशन से मिलाना है कि सही है या गलत है, और कितना सही हुआ, कितना नंबर आ रहा है 40 में से, एक कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि आपको भी अपना पता चलेगा कि हमारा तैयारी कहाँ तक हुआ है, क्या बच रहा है। फॉर्मूला है तो बनाने के लिए शुरू करने के बाद बीच में फार्मूला भी नहीं देखें। अगर कुछ डाउट हो रहा है तो वीडियो पॉज करके पहले फार्मूला सारा एक बार देख लें। बनाने के लिए जब शुरू हो जाएगा तो फिर बीच में फार्मूला भी नहीं देखना है। जो खुद से याद होगा उसी के अनुसार से बनाना है, और 40 में से कितना सही होता है ये कमेंट करके बताना है। तो चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो अभी सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि सभी अपना अपना तैयारी का आकलन खुद से भी कर सकें। तो शुरू करते हैं आज का इस सेट को। कुल 40 क्वेश्चन इसमें मिलेगा। अब पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बहुपद है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है A, B, C, D। इसमें बहुपद कौन है ये बताना है। तो बहुपद के लिए जानते होंगे कि कंडीशन ये है कि जो चर रहता है, चर कहते हैं वेरिएबल जिसका मान बदलता है। जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल सभी में है, x दिया हुआ चर है x। तो चर जो है उसका वो रूट में नहीं होना चाहिए। बहुपद के लिए चर को रूट में नहीं होना चाहिए, चर को बट्टे में नहीं होना चाहिए, चर का जो पावर है वो माइनस में नहीं होना चाहिए, घात वो माइनस में नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए बहुपद के लिए। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है उसमें चर x जो है वो रूट में है, तो ये बहुपद नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन जो है उसमें चर जो x है वो बट्टे में है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। अब तीसरा जो है ऑप्शन, उसमें भी रूट में है चर, ये भी बहुपद नहीं होगा। चौथा ऑप्शन जो है उसमें यहाँ पे है 2x² + 5x - 3, तो इसमें x का पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे x का पावर 1 है, तो यही हो जाएगा मेरा बहुपद। यहाँ पूछ रहा था निम्न में से कौन है बहुपद, तो यहाँ पे बहुपद हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछता है एग्ज़ाम में, याद कर लेना है इसको अच्छे से। बहुपद के लिए बता दिए कंडीशन क्या क्या है कि चर जो है उसको बट्टे में नहीं होना चाहिए, चर को रूट में नहीं होना चाहिए, और चर का पावर जो है वो x माइनस में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि बहुपद px बराबर -9x + 9 का शून्यक क्या होगा। इसका शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए जिसका शून्यक निकालना है उसके बराबर कर देंगे 0। तो -9x + 9 बराबर हो गया 0। अब इसी को हल करेंगे, इससे x का जो मान आएगा वही हो जाएगा इसका शून्यक। तो ये -9x हो गया, ये 9 जो है यहाँ प्लस में है उसको बराबर के राइट साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 9। जब ये माइनस यहाँ भी खत्म हो जाएगा, ये बच गया 9x बराबर 9। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 9 यहाँ पे गुना में जो है वो इधर आकर के भागा में हो जाएगा, तो 9/9 ये कट करके x का मान आ जाएगा 1। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका शून्यक हो जाएगा 1।
ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच में होती है। कोई भी दो संख्या लेंगे तो उसके बीच में केवल एक परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याएं, अनंत परिमेय संख्याएं, कोई परिमेय संख्या नहीं होती है। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा कोई भी संख्या अगर हम लें, जैसे 2 और 3 ले लिए, तो 2 और 3 के बीच में 2 भी परिमेय है, क्या है कि 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। तो 2 और 3 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होगी, क्योंकि 2 और 3 को बीच का परिमेय संख्या निकालने के लिए दोनों को जोड़ कर 2 से भागा दे देते हैं। तो ये हो जाएगा 5/2। अब फिर 5/2 यानी कि 2.5 हो गया। 2.5 को लिखते हैं 2.5। अब 2.51, 2.52 ऐसे करके बहुत सारा परिमेय संख्या हम लिख सकते हैं कोई भी दो संख्या के बीच। तो यहाँ पे पूछ रहा था किन्हीं दो संख्याओं के बीच में होती है, यह इसका हो जाएगा अनंत परिमेय संख्याएं। अगला क्वेश्चन है, रेखा x बराबर y पर कोई भी बिंदु इस प्रकार का होता है। एक कोई भी अगर रेखा दिया हुआ है x बराबर y, तो उस पर कोई भी बिंदु कैसा होगा, k - k, 0k, k0, k। तो x बराबर y दिया हुआ, यानी कि अगर x का मान अगर 2 है तो y का भी मान 2, अगर x का मान 3 है तो y का भी मान 3, अगर x का मान 4 है तो y का भी मान 4। क्योंकि x और y दोनों बराबर है। तो इस तरह से हम यहाँ देखते हैं कि वो बिंदु k और k के रूप में आ रहा है। क्या है कि x का मान अगर k रहेगा तो y का भी मान हो जाएगा k। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा D सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विजातीय है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ, कौन विजातीय है ये निकालना है। पहला है √4/36, रूट में फिर 9/16, रूट में 16/25 और रूट में है 5/16। एक एक करके हम सबको सॉल्व करके देख लेते हैं। सबसे पहले है दिया हुआ रूट में है 4/36, तो 4 और 36 दोनों का वर्गमूल निकल जाएगा। 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा। तो ये 4/36 जो रूट में है उसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2/6। दूसरा जो बी ऑप्शन में है वो है 9/16, रूट में है 9/16। 9 का भी वर्गमूल हो जाएगा 3 और 16 का वर्गमूल 4, तो इसका भी वर्गमूल निकल जा रहा है। अब सी में है दिया हुआ 16/25 है, तो 16 का भी वर्गमूल 4 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5, ये भी रूट से बाहर हो जाएगा। अब डी ऑप्शन में है रूट में है 5 ऊपर में, तो 5 में जो है रूट, वो रूट उसका नहीं हटेगा। 16 का तो वर्गमूल 4 हो जाएगा, वो तो रूट से बाहर हो जाएगा, लेकिन 5 जो है वो रूट में रह जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहला जो दिया हुआ था ऑप्शन ए में, वो जब रूट से बाहर निकलता ये हो जाता है 2/6। दूसरा ऑप्शन में है वो हो जाता है 3/4। तीसरा में हो जाता है 4/5 और चौथा जो ऑप्शन है उसमें हो जाता है √5/4। तो यही हो जाएगा विजातीय, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या हो जा रहा है। बाकी सब परिमेय है, 2/6 परिमेय है, 3/4 भी परिमेय है, 4/5 भी परिमेय है, लेकिन इसमें चूंकि रूट आ गया है इसीलिए ये परिमेय नहीं होगा। तो विजातीय इसमें पूछ रहा था कौन होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा विजातीय। इसको थोड़ा घुमा करके पूछ दिया है इसमें, तो इसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है कि y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज है। y अक्ष पर कोई भी अगर बिंदु रहेगा तो उसका भुज क्या होगा, 0, 1, -1, कोई संख्या। तो इसको बहुत आसानी से समझ लेंगे हम इस तरह से हम लोग, जैसे ये हो गया ये x डैश, ये x अक्ष हो गया, और ये है y डैश, ये y अक्ष है। अब यहाँ पूछ रहा है कि y अक्ष पर ये है y अक्ष पर कोई भी अगर बिंदु लेंगे तो उसका भुज क्या होगा। तो y अक्ष पर हम जानते हैं कि y अक्ष पर कोई भी बिंदु लेंगे तो y अक्ष पे x का मान हो जाता है 0 और y का मान कुछ भी हो सकता है। तो y अक्ष पे x का मान 0 रहता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है भुज क्या होगा।
अब भुज और कोटि ये दो चीज़ आता है। अब भुज और कोटि को अच्छे से समझ लेना है क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होता है और इससे क्वेश्चन पूछता ही है। तो भुज कहते हैं x के मान को, x का जो मान रहता है उसको कहते हैं हम लोग भुज। ये होता है x का मान भुज, और y का जो मान रहता है उसी को कहते हैं कोटि। तो y का मान को कोटि कहते हैं और x का मान को भुज। तो यहाँ पे भुज पूछ रहा है कि y अक्ष पर रहेगा अगर कोई भी बिंदु तो उसका भुज क्या होगा। तो हम y अक्ष पर हम जानते हैं कि कोई भी बिंदु रहता है तो उसमें y अक्ष पे x का मान 0 रहता है और x का मान को ही भुज कहते हैं, तब भुज हो जाएगा 0। इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अब कोटि और भुज को याद रखने के लिए एक चीज़ यहाँ पे इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। ये भुज हो गया, ये हो गया कोटि, तो ये x अक्ष है और ये है y अक्ष। तो कोटि यानी कि उसको चोटी ऊपर रहता है ये, तो उस तरह से याद रख सकते हैं कि y अक्ष जो है ऊपर वाला है और ये x अक्ष है क्षैतिज वाला। तो कोटि जो है वो y वाला मान को कहते हैं, जो चोटी के अनुसार से कोटि को हम याद रख सकते हैं कि y अक्ष वाला होता है कोटि, और x अक्ष का जो रहता है x का मान वो भुज कहलाता है। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन कि 3x + 10 = 0 का होगा अद्वितीय हल, दो हल, अनंत हल, कोई हल नहीं। एक दिया हुआ बहुपद 3x + 10 = 0, इसका कितना हल होगा ये हमको बताना है। अद्वितीय मतलब केवल एक होता है, और ये तो दो हल हो गया, ये अनंत हल हो गया। तो इसको हल करके देख लेते हैं कि कितना हल होगा। तो यहाँ है 3x + 10 = 0। इसको जब हल करेंगे तो ये 10 प्लस में है वो उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 10, तो हो गया 3x = -10। इससे x बराबर जब निकालेंगे तो हो जाएगा -10/3। ये 3 यहाँ पे गुना में इधर आ गया तो हो जाएगा भागा में, तो x का मान आ गया -10/3। तो x का बस एक ही मान यही सिर्फ निकलेगा, तो इसका हो जाएगा अद्वितीय हल। इसका ऑप्शन हो जाएगा ये सही, अद्वितीय हल हो जाएगा इसका। अद्वितीय हल मतलब केवल एक हल। अगला क्वेश्चन दिया है कि x अक्ष से बिंदु -3, 5 की दूरी है। ये x का मान है -3 और y का मान है 5। तो x अक्ष से इस बिंदु का दूरी कितना है। तो x अक्ष से अगर दूरी पूछेगा तो शॉर्टकट में याद रखना है कि y का जो मान है वो हो जाएगा दूरी। अगर y अक्ष से पूछता है इसका दूरी तो x का मान हो जाता है। तो यहाँ पूछ रहा है x अक्ष से इस बिंदु का दूरी कितना है, तो इसमें y का मान 5 है तो इसका दूरी हो जाएगा 5। बाकी अगर समझने के लिए इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि जैसे ये हो गया x अक्ष और ये हो गया y अक्ष। x अक्ष और y अक्ष में से अब ये x अक्ष है, ये हो गया y अक्ष। इसमें बिंदु जो है वो मेरा है -3 और 5, मतलब x का मान है -3, 1 2 3 माइनस में इधर आएगा तो ये हो गया -3, और y का मान है 5, 1 2 3 इस तरह से करके मान लेते हैं 5 यहाँ पर आ रहा है। तो ये बिंदु हो गया -3 और 5, ये बिंदु है। अब इसमें अगर हम देखेंगे कि ये पूछ रहा है कि x अक्ष से इस बिंदु का दूरी कितना है, तो x अक्ष ये है, इस बिंदु से x अक्ष से इसका दूरी है कितना, वो 1 2 3 4 5 आया हुआ था y का, तो यही दूरी हो जाएगा इसका कि x अक्ष से इस बिंदु का दूरी है 5 मात्रक। तो सीधा याद रख लेना है इसको कि x अक्ष से अगर दूरी पूछेगा तो y का मान हो जाएगा इसका दूरी। तो y का मान यहाँ 5 है, तो x अक्ष से इस बिंदु का दूरी हो जाएगा 5 मात्रक। अगला क्वेश्चन में दिया है कि बिंदु 3 4 समीकरण 3x + ky बराबर 3y बराबर kx + 7 के ग्राफ पर स्थित है, तो k का मान क्या होगा। एक बिंदु दिया है 3 4 और एक समीकरण दिया हुआ है। ये एक ग्राफ का समीकरण है, बोल रहा है कि इसी ग्राफ पर ये बिंदु है तो k का मान क्या होगा।
तो हम जानते हैं कि अगर ये बिंदु इस ग्राफ पर पड़ रहा है तो इस ग्राफ के समीकरण को ये बिंदु सेटिस्फाइड करेगा। तो जहाँ पे y है वहाँ पे हम y का मान 4 है उसको रखेंगे, और जहाँ पे x है वहाँ पे इस x का मान को रखेंगे, और इसको हल करेंगे, जो इससे k का मान निकलेगा वही हो जाएगा मेरा आंसर। तो यहाँ पे है दिया हुआ 3y है, तो y के जगह पे यहाँ पे y का मान 4 दिया है, तो y के जगह पे रख देंगे 4, तो 3 × 4, 3y का मान ये हो गया, बराबर k × x, x का मान 3 है तो यहाँ पे रख देंगे k × 3 प्लस 7। अभी 4 और 3 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 3k, इस 7 यहाँ प्लस में उसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 7। अब 12 में से 7 को घटाएंगे तो 5 बचेगा, और इधर हो जाएगा 3k। अब k का मान निकालना, ये 3 यहाँ पे गुना में इधर आएगा तो हो जाएगा भागा में, तो 5/3 आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सही, 5/3 हो जाएगा k का मान। अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन सा ग्राफ x अक्ष के समानांतर होता है। x अक्ष के समानांतर कौन सा ग्राफ होगा इसमें, यहाँ पे दिया हुआ 4 ऑप्शन, इसमें से x अक्ष के समानांतर कौन सा ग्राफ होगा। तो इसको हम इस तरह से चेक कर सकते हैं, जैसे पहला यहाँ पे अगर सी ऑप्शन को हम लें, ये x बराबर है 3 दिया हुआ, तो x का मान 1 2 3 ये वाला बिंदु हो गया। अब x का मान 3 है तो इसका जब ग्राफ खींचेंगे तो ऐसे आएगा, तो ये है मेरा y अक्ष, तो ये जो ग्राफ है तो y अक्ष के समांतर हो रहा है। यहाँ हमको पूछ रहा था x अक्ष के समांतर में कौन सा होगा, तो x अक्ष के समांतर में निकालने के लिए अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं y बराबर 2 अगर लेंगे तो ये मेरा हो गया x अक्ष और ये है y अक्ष। अब y बराबर 2 लेना है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2। अब इसका जब ग्राफ खींचेंगे तो इस तरह से जाएगा। अब यही जो है वो x अक्ष के समांतर जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा x अक्ष के समांतर हो जाएगा मेरा y बराबर 2, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दिया हुआ है क्वेश्चन कि कार्तीय तल में उस क्षैतिज रेखा को मैंने ध्यान रखना है, क्षैतिज रेखा का नाम जो एक बिंदु की स्थिति निर्धारित करती है कहलाती है। तो कार्तीय तल ये हो गया, इसमें क्षैतिज रेखा ये है और ये है ऊर्ध्वाधर रेखा। तो क्षैतिज रेखा का नाम क्या है, तो ये एक्स अक्ष है ये, और ये है वाई अक्ष, एक्स एक्सिस जिसको कहते हैं, तो ये इसका नाम हो जाएगा ये एक्स अक्ष। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर को वाई अक्ष, ये है क्षैतिज वाला, ये एक्स अक्ष है। अगला क्वेश्चन में दिया है कि x अक्ष से बिंदु -30 की दूरी है। यही क्वेश्चन तो पिछला वाला में भी इस तरह का ही आया हुआ था। तो बताए कि x अक्ष से अगर दूरी निकालना रहेगा तो y का मान हो जाएगा इसका दूरी। तो यहाँ पे x अक्ष से बिंदु का दूरी निकालना है तो y का मान यहाँ 0 है, तो x अक्ष से इसका दूरी हो जाएगा 0 मात्रक। इस तरह से चेक कर सकते हैं। x का मान है -3, 1 2 3, तो एक -3 यहाँ पर आएगा, और दूसरा बिंदु जो है y का मान वो है 0, तो y का मान 0 हो जाएगा, यहीं पर ही x अक्ष पे y का मान 0 हो जाएगा, तो यही वाला बिंदु मेरा हो जाएगा -3 और 0। अब इसका पूछ रहा है x अक्ष से इसका दूरी कितना है, तो ये बिंदु जो है वो x अक्ष पर ही है ना, तो x अक्ष पर इसका तो कोई दूरी नहीं रहेगा। x अक्ष से अगर थोड़ा सा इधर रहता तो थोड़ा ऊपर तरफ रहता तब हम कहते कि x अक्ष से इतना दूरी पर है, लेकिन x अक्ष पर ही है ये, तो x अक्ष पे इस बिंदु का दूरी हो जाएगा 0 मात्रक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन में है कि x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे के साथ कोण बनाते हैं 180 डिग्री, 90 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। तो ये है y अक्ष, ये है x अक्ष, दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है प्रतिवर्ती कोण होता है। प्रतिवर्ती कोण कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री से अधिक, 360 डिग्री से कम, 90 डिग्री से अधिक, 180 डिग्री से कम, 0 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से कम, 0 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से कम। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा
प्रतिवर्ती कोण होता है 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना है इसको अच्छे से। अगला दिया हुआ है क्वेश्चन, दो समानांतर रेखाओं की ढलानें होती है। दो समानांतर रेखा का ढलान क्या होता है? समान होता है कि ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक व्युत्क्रम कि शून्य होता है कि परिभाषित नहीं है? तो दो अगर समानांतर रेखा रहेगा तो उसका ढलान समान होता है। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला दिया है क्वेश्चन कि यूक्लिड के अभिधारणाओं की कुल संख्या है 3, 4, 5, 6। तो यूक्लिड का जो अभिधारणा है उसका कुल 5 अभिधारणा है, याद रखना है इसको, कुल 5 अभिधारणा है यूक्लिड का। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है 45 डिग्री का संपूरक कोण। 45 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा? तो एक होता है संपूरक कोण और एक होता है पूरक कोण। तो इसको याद रखना है कि एक पूरक कोण होता है और एक है समपूरक कोण। तो समपूरक कोण कहेंगे जब दो कोण मिलकर के 180 डिग्री अगर होगा तो वो कहलाएगा समपूरक कोण। अगर दो कोण मिलकर के 90 डिग्री होगा तब वो कहलाएगा पूरक कोण। इसको याद रखना है, ये भी अक्सर आता है इससे क्वेश्चन। तो इसको याद रखने के लिए एक पूरक है और एक समपूरक। तो पूरक है 3 ही अक्षर का और समपूरक है 4 अक्षर का। तो इस तरह से याद रखना है कि ये छोटा है और ये है बड़ा। तो छोटा वाला ये जो 3 अक्षर वाला है वो 90 डिग्री हो जाएगा और ये 180 डिग्री बड़ा है तो ये संपूरक हो जाएगा 180। जब दो कोण मिलके 180 होगा तो वो संपूरक कहलाएगा। जब दो कोण मिल करके 90 होगा तब वो पूरक कहलाएगा। तो यहाँ पूछ रहा है कि 45 डिग्री का पूरक कोण कितना हो, समपूरक कितना होगा? तो समपूरक बताया 180 डिग्री होता है दो कोण मिल करके। तो दो कोण मिलके 180 डिग्री होता है संपूरक होने के लिए। तो यहाँ पे एक कोण मेरा दे दिया है कि 45 डिग्री, तो दूसरा कोण क्या होगा? तो 180 में से 45 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 135 डिग्री। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 45 डिग्री का संपूरक हो जाएगा 135 डिग्री। याद रखना है संपूरक 180 डिग्री और पूरक 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक बिंदु का आयाम होता है। कोई भी बिंदु अगर एक बिंदु सिर्फ अगर लेंगे तो उसका आयाम क्या होगा? तो एक बिंदु का आयाम शून्य होता है। इसलिए कि बिंदु अगर कोई भी लेंगे तो उसका ना लंबाई होता है, ना चौड़ाई होता है, ना ऊंचाई होता है, कुछ नहीं होता है। इसलिए बिंदु का आयाम शून्य होता है। याद रखना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो। आगे है दिया हुआ कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग होते हैं या समान, समान या समानुपाती। इसमें समान और समानुपाती में कन्फ्यूजन होता है अक्सर, इसीलिए इसको अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना है कि सर्वांगसम त्रिभुज का संगत भाग बोल रहा है। अगर दो त्रिभुज है और ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसका संगत भाग अगर लेंगे तो वो क्या होगा? तो इसका संगत भाग समान होता है। इसलिए समान होता है कि सर्वांग सम। सर्वांग सम कहने का मतलब हो गया कि सभी अंग सम, सम मतलब बराबर, सभी अंग बराबर। इसका जितना ये अंग है उतना ही इसका ये होगा, इसका ये जितना है उतना इसका ये होगा, इसका ये जितना है उतना इसका ये होगा। तो तभी ये दोनों सर्वांग सम कहला रहा है। तो जब सर्वांगसम होगा तो सभी उसका संगत भाग समान हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा उसका। अगला क्वेश्चन में दिया है कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया यहाँ पे 3:10:5 है। तो सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अंतर निकालना है। एक त्रिभुज का कोण का अनुपात दिया हुआ है 3:10:5। तो सबसे बड़ा कोण और सबसे छोटा कोण का अंतर कितना डिग्री होगा? तो इसका कोण निकालने के लिए जब कोण का अनुपात दिया है तो एक है, पहले है 3:10:5। तो जो अनुपात को हम खत्म करेंगे तो ये ले लेंगे, कोई चर ले लेंगे साथ में, तो ये हो जाएगा 3x + 10x + 5x बराबर ही हो जाएगा। ये कोण का अनुपात है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों को जब हम जोड़ दे रहे हैं तो तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अब यहाँ पे जब ये सब तीनों को जोड़ेंगे तो 10 और 5 ये 15 और 3 18 हो जाएगा। 18x =
180 डिग्री, इसलिए ये x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री बटे 18। इसको जब भाग देंगे तो आ जाएगा x का मान 10। 180 को 18 से भाग देंगे तो 10 आएगा, तो x का मान आ गया 10। x बराबर मेरा आ गया 10। तो सबसे छोटा कौन है 3x, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 को 10 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा सबसे छोटा कौन 30 डिग्री, और सबसे बड़ा है 10x वाला, तो 10 को 10 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 100। तो सबसे छोटा है 30 और सबसे बड़ा है 100, तो 100 और 30 का अंतर हो जाएगा 70 डिग्री। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये सही हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा छोटा और बड़ा कोण का अंतर आने की डिफरेंस दोनों में। अगला दिया हुआ एक यहाँ पे फिगर दिया है, नीचे दिए गए चित्र में निम्नलिखित में से कौन से संगत कोण युग्म है। संगत कोण कौन सा है इसमें से, पहला ऑप्शन में दिया है P और Q, ये P और Q है। दूसरा ऑप्शन में है कोण P और कोण W, तीसरा है कोण P और कोण X, चौथा है कोण P और कोण Z। संगत कोण कौन सा होगा, तब P और Q है पहला, ये P और ये Q, ये दोनों संगत कोण नहीं होगा। दूसरा है कोण P और कोण W, कोण P ये हो गया और कोण W यही होगा संगत कोण, ये दोनों कोण संगत कोण कहलाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कोण P और कोण W हो जाएगा संगत कोण। अगला क्वेश्चन दिया है कि आकृति में जीवा PQ केंद्र पर 100 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो कोण OPQ का मान क्या होगा। कोण OPQ ये वाला कोण P का मान निकालना है कि ये वाला कोण कितना डिग्री होगा। यहाँ पे दिया है कि जीवा जो PQ है वो केंद्र पर 100 डिग्री का कोण अंतरित करती है, मतलब यहाँ पे ये वाला कोण दे दिया है कि ये है 100 डिग्री, तो इस कोण का मान निकालना है कितना होगा। तो बहुत आसान है, इसको हम देख रहे हैं कि OPQ ये एक त्रिभुज है। अब त्रिभुज में देख यहाँ पे OP और OQ ये दोनों त्रिज्या है इस वृत्त के लिए, तो जब त्रिज्या है OP और त्रिज्या है OQ भी, तो जो दोनों त्रिज्या है तो त्रिज्या तो एक वृत्त का त्रिज्या तो सब बराबर होता है, तो OP और OQ दोनों बराबर होगा। अब OP के द्वारा बनाया गया कोण ये वाला है कोण Q, और OQ के सामने का कोण है P, तो जब OP और OQ दोनों भुजा बराबर है तो दोनों के सामने का कोण भी बराबर होगा, तो इस OP के सामने का कोण ये हो गया और OQ के सामने का कोण ये हो गया, कोण P और कोण Q बराबर होगा। अब हम इसको निकालेंगे इस तरह से कि OPQ एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो यह हो जाएगा कोण O प्लस कोण P प्लस कोण Q, तीनों को जोड़ने से हो जाएगा 180 डिग्री। अब कोण O जो है उसका दिया हुआ है 100 डिग्री है मान, तो इसके जगह पे हम रख देंगे यहाँ पे 100 डिग्री प्लस कोण P और कोण Q, तो कोण P और कोण Q दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि OP और OQ दोनों है त्रिज्या है और दोनों बराबर है, तो दोनों भुजा बराबर है, तो दोनों बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं, तो कोण P और कोण Q हो जाएगा बराबर, तो ये कोण P का कोण P हो गया और कोण Q को भी हम लिख सकते हैं कोण P, क्योंकि दोनों बराबर है, बराबर इधर हो गया 180 डिग्री। अब ये 100 जो है वो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 100, 180 में से 100 घटेगा तो हो जाएगा 80 डिग्री, और इधर है मेरा कोण P और कोण P दो बार जुटेगा तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कोण P बराबर हो जाएगा 80 डिग्री, तो कोण P बराबर आ जाएगा 40 डिग्री। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में है कि समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त होते हैं, समान त्रिज्या वाला दो वृत्त क्या होगा, सर्वांगसम होगा कि केवल समरूप होगा कि उपरोक्त सभी होगा कि इनमें से कोई नहीं। समान त्रिज्या वाला दो वृत्त है, दो वृत्त है, दोनों का त्रिज्या समान है, तो ये हो जाएगा सर्वांगसम। समरूप इसको नहीं कहेंगे, ये सर्वांगसम हो जाएगा, इसलिए सर्वांगसम कहेंगे इसको हम
कि सर्वांग सम मतलब बताए कि सभी अंग बराबर, जब इसका त्रिज्या और इसका त्रिज्या बराबर है तो जितना बड़ा का ये वृत्त बनेगा उतना ही बड़ा का ये भी वृत्त बनेगा, इसलिए ये दोनों कहलाएगा सर्वांग सम। तो हो जाएगा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज के सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। त्रिभुज का सर्वांग समता का जो कसौटी है उसमें से ये जो ऑप्शन दिया उसमें कौन नहीं है। पहला एस ए एस, ए एस एस ए, एस एस एस, तो कौन सा सर्वांग समता का कसौटी नहीं है। तो याद रखना है कि त्रिभुज का सर्वांग समता का यहाँ हम लोग 5 कसौटी पढ़े हैं, एस ए एस, फिर है ये एस ये, उसके बाद है ये एस, उसके बाद है एस एस एस, और एक और है आर एच एस। ये पांचों कसौटी को याद रखना है। ये है त्रिभुज का सर्वांग समता का कसौटी। अब इसमें से कौन यहाँ पे अलग दिया हुआ है, तो अलग हम देख रहे हैं कि सी वाला दिया, यस एस ये यस एस ये त्रिभुज का सर्वांग समता का कसौटी में कहीं पर भी नहीं है। तो त्रिभुज का सर्वांग समता का कसौटी कौन नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा एस एस ये, एस एस ये त्रिभुज का सर्वांग समता का कसौटी नहीं है। अगला क्वेश्चन में है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक समबाहु त्रिभुज है, उसका परिमाप दिया हुआ है 180 डिग्री है। समबाहु त्रिभुज है तो सभी भुजा बराबर होगा। अब इसका परिमाप निकालेंगे, जब तक अगर एक भुजा ये है तो ये भी भुजा ये हो जाएगा, ये भी भुजा ये हो जाएगा, तीनों भुजा बराबर होगा, समबाहु त्रिभुज है। तो इसका परिमाप जब निकालेंगे तो ए प्लस ये 3a हो जाएगा, तो परिमाप हो जाएगा 3a बराबर 180 डिग्री। तो इससे ये बराबर हो जाएगा 180 डिग्री बटे 3। तो इसको जब काटेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 60। तो a का मान आ गया 60, ये मतलब कि भुजा। अब भुजा निकल गया मेरा 60, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू ये स्क्वायर। तो हो जाएगा √3/4 इंटू ये निकाले हम अभी कितना 60, तो 60 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 60 गुने 60। इस 60 से काटेंगे इसको तो 15 चौक 60, 15 बार में कट जाएगा। अब इसको गुना कर देंगे 15 और 60 है √3 को, तो ये हो जाएगा 15 और 60 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 900√3। ऑप्शन हो जाएगा बी सही हो जाएगा, 900√3 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अगला दिया हुआ है एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन क्या होगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं, ये इस तरह से घन हो गया। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का कुल इसमें 6 पृष्ठ होता है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 96। तो ये 6 यहाँ पे गुना में है, इसको इधर लाएंगे तो भागा में हो जाएगा, 96/6 हो जाएगा। 96 को 6 से भागा देंगे तो हो जाएगा, 96 को 6 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 16, यानी कि a स्क्वायर बराबर आ गया 16। तो ये का मान कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा इधर आके रूट हो जाएगा, तो 16 का रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 4। तो ये मेरा आ गया 4, ये मतलब कि भुजा हो गया। तो भुजा आ गया 4। तो घन का आयतन होता है भुजा Q, तो 4 का Q हो जाएगा, यानी 4 गुने 4 गुने 4, योगी 4 चक 16, 16 चक 64। तो हो जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 64 घन सेंटीमीटर इसका आयतन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कि सबसे लंबे खंभे की लंबाई जिसे 12 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर वाले माप कमरे में लगाया जा सकता है। एक कमरा है, उसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों दिया हुआ है। जब लंबाई है, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग है, ये हो जाएगा एक घनाभ। इसका हो गया ये 12 और ये 4 और ये हो गया 3।
तो लंबाई चौड़ाई ऊंचा दिया हुआ है, तो इसमें पूछ रहा है कि सबसे लंबे खंभे की लंबाई क्या होगी। तो सबसे लंबा इसमें अगर खंभा रखा जाएगा तो मतलब कि इसका हमको विकर्ण निकालना, यही होगा सबसे लंबा खंभा। तो घनाभ का यानी यहाँ हमको समझ गए कि विकर्ण हमको निकालना पड़ेगा। तो घनाभ का विकर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। याद रखना है इसको भी, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो तीनों जो दिया हुआ इसका स्क्वायर करके और जोड़ देंगे और उसी का रूट निकाल देंगे। तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 144, 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9। अब ये सभी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16 9 25 और इधर 144, तो आ जाएगा 169। 169 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 13। तो यहाँ पे आ गया मेरा, ये इसका विकर्ण हो जाएगा 13 मीटर। तो वही 13 मीटर का सबसे लंबा जो है वो खंभा को रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक लंब वृत्ताकार बेलन का व्यास 21 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा। एक लंब वृत्ताकार बेलन है, एक बेलन है ये, इसका व्यास दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 10। ये ऊंचाई हो गई यहाँ से यहाँ तक, ऊंचाई 10 और व्यास है 21। तो इसका आयतन क्या होगा। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें हमको आर चाहिए और एच चाहिए, तो आर के जगह पे हमको व्यास दे दिया है, वो व्यास है डी बराबर दिया हुआ 21। तो त्रिज्या जो है वो व्यास का आधा होता है, तो त्रिज्या हो जाएगा 21/2। तो आयतन निकालने के लिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुने आर स्क्वायर, आर का भी निकाले 21/2, तो हो जाएगा 21/2 गुने 21/2, पाई आर स्क्वायर हो गया। एच हो गया ऊंचाई जो कि 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो यहाँ हो गया 10। अब इसी को हल करेंगे तो मेरा आ जाएगा इसका आयतन। अब इस 2 से 10 को काटेंगे, 2 5 10, 5 बार में कट जाएगा। इस 2 से 22 को काटेंगे तो हो जाएगा 11 दूना 22। अब फिर हम 7 से इस 21 को काटेंगे, 7 तिया 21। तो ऊपर में अब क्या आ गया 11 गुने 3 गुने 21 गुने 5, ये सभी को गुना कर देंगे तो शायद आएगा 3465 घन सेंटीमीटर। यही हो जाएगा इसका आयतन। सभी को गुना कर लेना है, चेक कर लेना है कितना आएगा, वही आंसर हो जाएगा। आगे है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। एक गोला है, उसका दिया हुआ है पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर, तो त्रिज्या निकालना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला तो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला याद कर लेना है अच्छे से, नहीं तो फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो फिर क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। इसीलिए फॉर्मूला को हर हाल में याद कर लेना है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर और ये दिया हुआ है 616, तो हमको आर का मान निकालना है। अब पाई का मान 22/7 रखेंगे, तो ये 4 जो है यहाँ पे गुना में इधर ले आएंगे तो वो हो जाएगा भागा में। ये जो पाई का मान जो 22/7 होता है उसको जब इधर ले आएंगे तो ये भी हो जाएगा 7/22। तो यहाँ बच जाएगा मेरा सिर्फ आर स्क्वायर। अब इसको काटेंगे तो ये 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, इसको 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 308। फिर इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 308 का 100 हो जाएगा 54। ये 22 से काटेंगे, 22 से 7 बार में कट जाएगा। इसको फिर से सॉल्व करके दिखा देते हैं। यहाँ पे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी हाँ ठीक है 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया 4 पाई का मान हो गया 22/7 आर स्क्वायर बराबर दिया हुआ 616। अब ये 4 यहाँ पे जो गुना में है इधर आएगा तो हो जाएगा भागा में।
और ये 22/7 जो है उसको जब इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 7/22। अब इस 4 को इसको 2 से काटेंगे और ये 616 को 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 308। 308 को फिर 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 154। 154 को 22 से काटेंगे तो 7 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे आ गया r² बराबर 7 × 7। तो अभी तक मेरा आया है r² बराबर 7 × 7। तो r बराबर हो जाएगा, ये 7 का स्क्वायर पर रूट हो जाएगा या स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, आ गया 7। तो r का मान हो जाएगा, त्रिज्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, समान आधार की त्रिज्या और समान ऊंचाई वाले शंकु और बेलन के आयतन का अनुपात। एक शंकु है और एक बेलन है और दोनों का, ये शंकु हो गया और ये हो गया बेलन, दोनों का त्रिज्या समान है और ऊंचाई भी समान है। जितना इसका ऊंचाई है उतना ही इसका भी ऊंचाई है, जितना इसका त्रिज्या है उतना ही इसका भी त्रिज्या है। तो दोनों के आयतन का अनुपात क्या होगा? तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 πr² h बटे बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है πr² h। अब इसी का अनुपात निकालना है। तो πr² यहाँ भी, πr² h यहाँ पर भी है। जब r और h दोनों का सेम है तो ये दोनों कट जाएगा। तो मेरा सिर्फ बच गया 1/3 और ये बटे में 1, तो हो गया 1/3। तो दोनों के आयतन का अनुपात हो जाएगा 1/3। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? इसमें यह परिमेय कौन है ये बताना है। पहला है √9, 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो ये तो परिमेय संख्या हो गया। दूसरा जो पाई है, इसको अच्छी तरह से याद रख लेना है कि पाई है यह परिमेय संख्या। 22/7 अगर रहेगा तो वो हो जाएगा परिमेय, लेकिन पाई अगर आ गया तो वो हो जाता है यह परिमेय। इसीलिए इसको याद रखना है कि इसमें यह परिमेय संख्या पाई ही होगा, क्योंकि आगे फिर जो है वो 225 है रूट में, तो ये 15 का वर्गमूल, इसका वर्गमूल 15 आ जाएगा। और ये है 0.333, तो इसका जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 1 पर 3 0 हो जाएगा। तो ये 333/1000 हो गया। ये भी p/q के रूप में हो गया, तो ये भी हो जाएगा परिमेय। तो यहाँ पे यह परिमेय संख्या कौन है? तो पाई ही होगा यहाँ पे यह परिमेय संख्या। आगे है कि एक वृत्त का व्यास, इसका व्यास जो है वो उसकी त्रिज्या का क्या होता है? आधा 3 गुना बराबर 2 गुना। बढ़िया से इसको समझ करके याद रख लेना है, गलती नहीं करना है कभी भी। एक वृत्त का व्यास, ये व्यास हो गया यहाँ से यहाँ, ये भी है इसका व्यास, और ये है त्रिज्या, इतना दूर तक त्रिज्या। तो व्यास जो है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। जितना त्रिज्या है उसका 2 गुना करेंगे तब वो होगा व्यास। तो व्यास जो है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला है एक आंकड़ा दिया हुआ है 0, 5, 9, 3, 12, 15, 6, 7, 8। इसका परिसर क्या है? इसका परिसर निकालना है। परिसर जिसको कि मतलब हम लोग रेंज जो बोलते हैं, रेंज। तो रेंज निकालने के लिए, परिसर निकालने के लिए सबसे जो अधिकतम मान होगा उसमें घटा देंगे सबसे न्यूनतम मान को। सबसे अधिक वाला है 15, उसमें से माइनस कर देंगे 0। 15 में से 0 को घटाएंगे तो हो जाएगा 15। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसका परिसर हो जाएगा 0। रेंज परिसर निकालने के लिए सबसे अधिकतम मान में से सबसे न्यूनतम मान को माइनस कर देते हैं। आसान है लेकिन इस बार के लिए इम्पोर्टेंट है वो परिसर निकालने वाला, अच्छे से याद रख लेना है उसको। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्ग अंतराल 50 से 70 का वर्ग माप क्या होगा? 100, 20, 50, 70। वर्ग अंतराल है 50 से 70, इसका वर्ग माप निकालना है।
तो वर्ग माप निकालने के लिए उच्च सीमा में से निम्न सीमा को माइनस कर देते हैं। उच्च सीमा है 70, उसमें से माइनस कर देंगे 50। तो 70 में 50 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा वर्ग माप जिसको कि h हम लोग बोलते हैं। तो इसका h जो है वर्ग माप वो हो जाएगा 20। एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि वर्ग माप और वर्ग चिन्ह दोनों में अंतर है और दोनों को याद रखना है, कभी वर्ग चिन्ह दे देता है, कभी वर्ग माप दे देगा। तो वर्ग माप अगर देगा तो माप मतलब 70 में से 50 को हम माइनस करेंगे तो वही हो जाएगा h वर्ग माप। और अगर वर्ग चिन्ह दे दिया कहीं तो वर्ग चिन्ह को x से डिनोट करते हैं और वर्ग चिन्ह निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे देंगे, तब वो होगा वर्ग चिन्ह। 50 + 70 हो गया 120/2 यानी कि 60 हो जाएगा इसका वर्ग चिन्ह अगर निकालना बोलेगा तो। यहाँ वर्ग माप निकालने के लिए बोल रहा है तो वर्ग माप निकालने के लिए उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटा देंगे। 70 - 50 तो हो जाएगा 20 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला दिया हुआ है √7 - √5 इंटू √7 + √5 इसका मान क्या होगा। बहुत आसान है ये फॉर्मूला बैठ जाएगा, इसको ये मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा a - b इंटू a + b। इसका फॉर्मूला क्या होता है a - b इंटू a + b। इसका फॉर्मूला होता है a² - b²। a के जगह पे है √7 तो ये √7 का स्क्वायर माइनस b के जगह पे √5 है तो ये √5 का स्क्वायर। अब √7 का स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएगा, 7 बच जाएगा। माइनस √5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन अब चल रहा है, 2-3 क्वेश्चन और बचा हुआ है। अगला है ये क्वेश्चन कि किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या होता है, त्रिज्या, व्यास, त्रिज्यखंड या केंद्र। कोई भी वृत्त है इसका जो सबसे बड़ी जीवा होगा, जीवा तो जैसे यहाँ ये जीवा हो गया, ये भी एक जीवा हो गया, ये भी जीवा हो गया, तो सबसे बड़ा जीवा जो है वो यहाँ पे बनेगा, केंद्र से जो होते हुए जाएगा। तो सबसे बड़ा जो जीवा होता है वो क्या होता है, वो व्यास होता है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि एक त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर और आधार 24 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। एक त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें दिया है कि इसका क्षेत्रफल है 144 वर्ग सेंटीमीटर और आधार है 24, तो इसका ऊंचाई क्या होगा। तो इसका ऊंचाई निकालने के लिए जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल का यहाँ पे दिया हुआ 144, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई बराबर है 144 दिया हुआ। तो 1/2 आधार यहाँ पे 24 दिया हुआ है गुने ये आधार 24 दिया है और ऊंचाई हमको निकालना है बराबर इधर हो गया 144। अब ये 2 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 12। अब ये 12 यहाँ पे गुना में इधर आएगा तो हो जाएगा भागा में। अब 144 को 12 से भागा देंगे तो 12 बार में ये कट जाएगा, तो h बराबर आ गया 12। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका ऊंचाई हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन में है कि एक बेलन की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो इस बेलन का आयतन कितना होगा। एक बेलन है, इसका त्रिज्या दिया हुआ है, ये बेलन हो गया, इसका त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन, इसका फॉर्मूला जानते हैं πr² h, ये हो गया 22/7 गुने r स्क्वायर है, r है 1 सेंटीमीटर तो 1 गुने 1 गुने h, ऊंचाई है 7 तो ये हो गया 7 πr² h, ये हो गया पाई, ये हो गया r², ये h, तो 7 और 7 कट गया, 22 गुने 1 गुने 1 तो ये हो जाएगा 22।
तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 22 घन सेंटीमीटर। अगला दिया है कि आंकड़े 2, 7, 9, 5, 11, 13, 8 का माध्यक है। इसका माध्य, ये जो आंकड़ा दिया हुआ है इसका माध्यक कितना होगा? 5, 7, 8, 11। तो माध्यक निकालने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 9th में ही नहीं 10th में भी, मैट्रिक में भी पूछता है इससे क्वेश्चन। तो बहुत बढ़िया से इसको दिमाग में बैठा लेना है कि माध्यक अगर निकालना रहेगा, अगर माध्य निकालने रहता तो सभी को जोड़ के कुल जितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो सभी को जोड़ के 7 से भागा दे दे तो वो हो जाता माध्य। लेकिन यहाँ माध्यक निकालने बोल रहा है, तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले ये जो आंकड़ा दिया है, जैसे 2 के बाद 7 है, 7 से 9 बढ़ते जा रहा है, लेकिन 9 से फिर 5 जा गया, घट गया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया। तो ये कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है। तो माध्यक अगर निकालने बोल दिया तो सबसे पहले या तो इसको घटते क्रम में सजाना होगा या तो बढ़ते क्रम में सजाना होगा। ये कभी घटते कभी बढ़ते ऐसा नहीं, ऐसे में माध्यक नहीं निकालना है। तो सबसे पहले इसको जब अगर हम सजाएंगे बढ़ते या तो घटते में, तो इसको अगर हम बढ़ते में सजाएंगे तो सबसे पहले सबसे छोटा वाला को लिखेंगे 2 हो गया, उसके बाद 2 के बाद है 5, फिर है 7, फिर है 8, फिर है 9, फिर है 11, फिर 13, इतना है। अब इसको हम बढ़ते क्रम में सजा लिए। अब इसका माध्यक निकालने के लिए अगर फॉर्मूला से हम निकालेंगे तो कुल कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 यहाँ पे दिया हुआ है, आंकड़ा में 7 का दिया हुआ है। तो 7 जो है वो विषम संख्या है। अगर विषम रहेगा तो इसका माध्यक निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n + 1/2वां पद, n + 1/2वां पद, वही इसका माध्यक हो जाएगा। तो n है यहाँ पे 7, तो 7 + 1 8 हो जाएगा, 8/2 4 हो गया, तो चौथा पद हो जाएगा इसका माध्यक। चौथा पद कौन सा? 1, 2, 3, 4, चौथा पद यहाँ पे 8 आ रहा है, तो यही 8 हो जाएगा इसका माध्यक। लेकिन अगर ये फॉर्मूला कहीं नहीं याद रह पाया कि n + 1/2 कैसे क्या होता है, अगर फॉर्मूला नहीं याद रहा तो एक आसान सा तरीका बता देते हैं हम निकालने के लिए, माध्यक के लिए, कि जब माध्यक निकालना मतलब बीचों बीच में कौन सा आएगा, मध्य में कौन सा आएगा, वो हमको निकालने बोल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे इधर से मान लेते हैं ये 2 को हटा दिए, तो इधर से भी 2 को हटा दिए। अब यहाँ पे 3 ठो बचा हुआ है मेरा, तो एक और इधर से हटा दिए, तो इधर से भी एक और हटा दिए। अब जो बीच में बच गया वही हो जाएगा मेरा माध्यक। तो इस तरह से अगर फॉर्मूला कुछ नहीं भी याद रहा तो भी हम निकाल सकते हैं कि उसका माध्यक क्या होगा। लेकिन अगर कहीं बीच में कुछ नहीं बचे, जैसे कि अगर मेरा दिया हुआ रहेगा 1, 2, 3, 4, 5, अगर इतना तक दिया हुआ है तब तो बीच में आ जाएगा। 2 इधर से हटाएंगे, 2 इधर से हटाएंगे, बीच में बच गया 3, तो यही हो जाएगा माध्यक। लेकिन अगर दे दिया ऐसा कि 1, 2, 3, 4, इतना ही तक अगर दिया हुआ रहे, तो इधर अगर हम इधर से 1 हटाते हैं, 1 इधर से हटाते हैं, तो बीच में 2 ठो बच जा रहा है। अब अगर एक इधर भी हटाएंगे और इधर भी हटाएंगे तो फिर बीच में कुछ नहीं बच रहा है, तो इसका माध्यक क्या होगा? तो इसके लिए क्या करेंगे कि 1, 2, 3, 4 ये सम संख्या वाला आ गया। तो सम संख्या वाला अगर इस तरह से आएगा तो उसका माध्यक निकालने के लिए कैसे निकालेंगे कि 1 इधर से हटाए पहले, तो 1 इधर से भी हटाए। अब ये दोनों को हटाना नहीं, क्योंकि 1 इधर से और 1 इधर से हटाएंगे तो फिर बीच में कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए अब जो 2 ठो बीच में जो 2 बच गया, तो अब ये दोनों को जोड़ देना है और 2 से भागा दे देना है। तो 3 और 2 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, 5/2 यानी कि 2.5, 2.5, यही हो जाएगा इसका माध्यक। तो अगर सम संख्या वाला दे चाहे विषम संख्या वाला दे, अगर संख्या विषम रहा तब तो दोनों तरफ से काटते जाएंगे, अब बीच में जो बचेगा वही हो जाएगा माध्यक। और अगर सम संख्या वाला आ गया, जैसे 1, 2, 3, 4 ये सम संख्या वाला आ गया, तो इधर से जहाँ तक हट सकेगा एक एक करके हटाएंगे, फिर जो बीच में 2 बच जाएगा वो दोनों को जोड़ के उसी को 2 से भागा दे देंगे, तो वही हो जाएगा माध्यक।
अब अंतिम क्वेश्चन है ये, एक गोले का त्रिज्या आधा मीटर है, आधा मीटर है गोले का त्रिज्या, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। गोला है एक, उसका त्रिज्या दिया हुआ है आधा मीटर, आधा मीटर मतलब 1/2 मीटर, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr²। ये हो गया 4π का मान हो गया, पाई का मान यहाँ पे पाई ही रहने देना है, इसीलिए कि जो ऑप्शन दिया हुआ मेरा उसमें सभी में पाई है, तो पाई का मान 22/7 नहीं रखेंगे, यहाँ पाई ही रहने देंगे, तो हो गया 4πr²। आर के जगह पे दिया हुआ आधा मीटर, तो आधा मीटर को लिखेंगे 1/2 और उसका हो जाएगा स्क्वायर। अब 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा। अब ये 4 नीचे में, यहाँ 4 है, ऊपर में कट गया, तो बच गया क्या, सिर्फ पाई बच गया, तो हो जाएगा पाई वर्ग मीटर, यही हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। तो पाई वर्ग मीटर है ऑप्शन ए में दिया हुआ, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ये सही हो जाएगा, पाई वर्ग मीटर। तो इस तरह से कुल ये 40 क्वेश्चन का सेट ख़त्म हो गया। अब पहले ही बताए थे कि अपना ईमानदारी से बताना है, एक एक करके सब क्वेश्चन को सॉल्व करते चलना है और कितना क्वेश्चन किसका सही हो रहा है ये बताना है। तो अब अपना सब काउंट करके आंसर मिला करके और कितना सही हुआ ये कमेंट करके बताना है, और अपना भी चेक इससे हो गया होगा कि हम कितना मेरा तैयारी हुआ है और क्या चीज़ अभी मिस्टेक हो रहा है उस पर विशेष ध्यान देने का ज़रूरत है। तो चैनल को सब्सक्राइब बार बार बोल रहे हैं कि अगर नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का और भी बहुत सारा यूजफुल वीडियो आते रहेगा आगे तैयारी करने के लिए, और दोस्तों को भी शेयर कर दें। और डेट याद रखें 11 मार्च को सेकेंड सीटिंग में है मैथ और साइंस का एग्ज़ाम, फर्स्ट सीटिंग में हिंदी का एग्ज़ाम है। थैंक यू।